और इसी के बीच आया साल 1992। सदियों से जिस राम मंदिर पर एक इस्लामी ढांचा खड़ा करके मुसलमान हिंदुओं को चिढ़ाते रहे, हिंदुओं ने बिना किसी मुसलमान को परेशान किए सिर्फ अपने मंदिर पर अपना दावा ठोका। लेकिन इस घटना को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की योजना बनी। मुसलमानों को बहाना दिया गया ताकि आगे चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए जस्टिफिकेशन दिया जा सके कि देखो, हम तो कह ही रहे थे कि इस्लाम खतरे में है। इस वक्त तक दाऊद बड़ा हो चुका था। अबू सलेम ने सैकड़ों लोगों का कत्ल करवा करके पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त एक डी कंपनी बनाई गई और उसने अंजाम दिया 12 मार्च 1993 को भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को। 12 धमाकों में इस सीरियल ब्लास्ट के जरिए 257 से ज्यादा लोग मारे गए और टारगेट करके मारा गया जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो। इस घटना को दाऊद के इशारों पर जिसने अंजाम दिया उसका नाम अबू सलेम ही था, जिसका जन्म आजमगढ़ के ही सराय मीर में हुआ था। और इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए नेटवर्क तैयार करने में सिमी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रिक्रूटमेंट में। इस घटना की वजह 1992 में हुए बाबरी विध्वंस की कारसेवा को बताया गया। यानी ये इस्लामी आतंकवाद का वो स्वरूप था जो अब तक दुनिया में देखने को मिलता था, लेकिन अब वो भारत में भी आ चुका था। वजह इनके पास असल में राम मंदिर या उससे जुड़ी हुई थी नहीं, ढांचे से जुड़ी थी नहीं, असल में इनको आतंकवाद फैलाना था। इस आतंकी घटना में अबू सलेम के पीछे का पूरा सपोर्ट नेटवर्क आजमगढ़ का ही था। घटना को अंजाम देने के बाद अबू सलेम को आजमगढ़ में ही पनाह मिली और वहां के मुसलमानों ने उसे एक शील्ड के तौर पर प्रोटेक्ट किया। पुलिस और जो छापा मारने के लिए तमाम टीमें बनाई गई थी, उनको डर लगता था आजमगढ़ के उन इलाकों में जाने में जहां अबू सलेम एक्चुअल में छुप करके रहता था। इसके अलावा शुरू में हमने जितने भी धमाकों का नाम लिया उन सभी में आतंकवादियों के तार आजमगढ़ ही जाकर जुड़ते रहे। 2005 का समय आते आते इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक और आतंकी संगठन को बनाया गया, जो हरकतुल जिहाद नाम के एक और आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम करने लगा और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आजमगढ़ में बनाया गया। इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क के लिए जो लोग लाए गए उनमें से अधिकतर लोग आजमगढ़ के उसी मदरसा से जन्मे हुए इस्लामी नेटवर्क से निकल कर आए। चाहे अहमदाबाद धमाकों का मुलजिम आतिफ उर्फ बशीर हो, जो आजमगढ़ के बीनापारा गांव का रहने वाला था। अबू सलेम का घर हमने बताया पठान टोला सराय मीर में था। उत्तर प्रदेश की अदालतों में सीरियल धमाकों का मुलजिम तारिक कासमी रानी की सराय का रहने वाला था, जो आजमगढ़ का इलाका था। दिल्ली धमाकों में मारा गया फखरुद्दीन संजयपुर का रहने वाला था और आतिफ सराय मीर का था। ये दोनों मरे थे। इन्हीं धमाकों में जिनको पकड़ा गया जीशान, वो आजमगढ़ शहर का रहने वाला था। इसके अलावा सैफ, जिया शेख और रहमान सराय मीर के ही रहने वाले थे। दाऊ नगर में भी इनके संबंध बताए जाते रहे कि वहां पर भी इनके रिश्तेदार थे और इन्होंने उस इलाके को हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल किया था क्योंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल था। और ये वो नाम है जो सामान्य रूप से उपलब्ध है, बड़े नाम है। आप आजमगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों में घूमिए, हर गली एक ऐसे ही नाम की एक अदृश्य नेम प्लेट लिए आपको खड़ी मिलेगी। इंडियन मुजाहिदीन का जो सह संस्थापक था यासीन भटकल, जब देश में नेटवर्क खड़ा कर रहा था तब उसे सबसे सुरक्षित पनाहगाह और सबसे मुफीद लड़ाके इसी आजमगढ़ के संजरपुर और इसके आसपास के इलाकों से ही मिले थे। और इन बातों को सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको वजह जाननी है कि ये सब कुछ आजमगढ़ में ही क्यों हुआ, तो समझिए ये कि 2000 का दशक आते आते अकेले आजमगढ़ में 300 से ज्यादा मदरसे थे और एक भी अच्छा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी। इनका इस्तेमाल सिमी जैसे संस्थानों ने टेरर की नर्सरी बनाने के लिए किया। इन मदरसों का कैरिकुलम ना तो सरकार तय करती थी, ना ही भारत की सभ्यता। ये दुनिया भर के मुसलमानों के अनुरूप अपने आप को चलाने में यकीन रखते थे और आज भी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है तो वो इसे सेक्युलर भारत के मदरसों में भी लागू करके ही रहेंगे, ऐसी कस्में खाई जाती थी। और ये मैं कोई खुद नहीं कह रहा हूं। जब 2000 के दशक में आजमगढ़ का नाम हर घटना में सामने आने लगा, उसके बाद इस सवाल को तब भी एड्रेस किया गया कि क्यों आजमगढ़। उसके बाद एक्शन एड नाम की एक संस्था ने बाकायदा सर्वे करके बताया कि इन मदरसों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दीनी तालीम के नाम पर उन्हें एक ऐसी तालीम दी जा रही है जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजहबी कट्टरपंथी बना रही है, जो आगे चल करके सिमी के नेटवर्क के जरिए आखिरकार इंडियन मुजाहिदीन या हरकतुल जिहाद जैसे संस्थानों के लिए, आतंकवादी संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं। और जिहाद की नर्सरी वाला टर्म और ज्यादा एविडेंट तब हुआ जब 2008 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की अदालत में हुए धमाकों के बाद आतंकवादियों ने, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने जो अपना ईमेल भेजा उसमें दावा किया कि कुरान की सूरह तौबा में काफिरों से लड़ने की बात की गई है और वो उसी पर अमल कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन सब की शुरुआत उन्हीं मदरसों से हुई जहां दीनी तालीम के नाम पर असल में जिहादी तैयार किए जा रहे थे। अस वर्सेस देम की जिस लड़ाई की चर्चा आज बहुत ज्यादा होती है, हिंदुओं को आरोपित किया जाता है, आजमगढ़ मुसलमानों के लिए उसकी सबसे बड़ी नर्सरी था। वहां कूट कूट कर जहन में भरा गया कि ये काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें इन्हें खत्म करना है। और यह बात सिर्फ मदरसों तक नहीं सीमित रही। बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए उग रहे समाजवादी दलों ने भी इस पूरी व्यवस्था को प्रोटेक्ट करने का और उसे एक्सप्लॉइट करने का ही काम किया। आज भी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से है। वहां पर समाजवादी पार्टी का नेता चैलेंज करके बीजेपी को कहता है कि तुम एक सीट निकाल कर नहीं दिखा सकते। यहां अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट मामले में 38 लोगों को मृत्युदंड की सजा और 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उनमें से 9 आतंकियों का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उनमें से 7 आतंकवादी इसी आजमगढ़ से थे। इनमें से एक आतंकवादी मोहम्मद सैफ का अब्बा शादाब अहमद उर्फ मिस्टर समाजवादी पार्टी का पर्चीधारी सदस्य और नेता है। और आगे सुनिए, 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे उन मुस्लिम युवाओं पर लगे आतंकवाद के झूठे मामलों की समीक्षा करेंगे जिन्हें उन्होंने फंसा हुआ माना था। सत्ता में आने के बाद इस वादे पर अमल भी हुआ। सपा सरकार ने 2006 के वाराणसी और 2007 के लखनऊ और फैजाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों सहित कई संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। और यह मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट को यह कहना पड़ा कि राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना आतंकवाद से जुड़े मामले वापस नहीं ले सकती है। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के मुकदमे वापस लेने की पीछे की जल्दीबाजी, औचित्य और मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। इससे आप कहानी को पूरी तरह समझ सकते हैं कि आजमगढ़ कैसे तैयार हुआ होगा और किस तरह से उसे पॉलिटिकल बैकिंग मिली होगी। एक बात और कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद यह कहा गया कि आजमगढ़ पर लगा आतंकवाद का दाग धीरे धीरे मिट जाएगा, लेकिन समय पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई इस दावे पर भी सवाल खड़े करती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स की गई कि आजमगढ़ चाहता है कि यह पहचान मिट जाए, लेकिन क्या हकीकत है? इंडियन मुजाहिदीन के आजमगढ़ मॉड्यूल से लेकर हाल के वर्षों तक कई मामलों में इस जिले का नाम सामने आता रहा है। यहां से आने वाले मुसलमानों का नाम सामने आता रहा है, जिससे आजमगढ़ बदनाम हुआ है। जून 2026 में हालिया मामला है, यूपी एटीएस ने आजमगढ़ के संजरपुर के रहने वाले मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया और एटीएस ने बताया कि वो पाकिस्तान स्थित शाहजाद भट्टी और आईएसआई समर्थित आतंकवादी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर और इस जिहादी मानसिकता की ओर आकर्षित करने और उन्हें किसी मॉड्यूल में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 9 मिलीमीटर की पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए। इसके पहले 2025 में गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े संदिग्धों पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी विचारधारा से उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई थी। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि आज भी आजमगढ़ का जो मुस्लिम नेटवर्क था, जो इस्लामी जिहाद के नेटवर्क को तैयार कर रहा था, सिमी पर आज बैन लग गया है। आज इंडियन मुजाहिदीन फंक्शन नहीं कर सकता है। आज पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई है आतंकवादियों की, लेकिन आज भी वो एक्टिव है। और अब इस पूरी कहानी में अगर यह सवाल पूछा जाए फिर से वही कि आखिर आजमगढ़ ही क्यों, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मुस्लिम आबादी वाले जिले और भी थे जिनमें मदरसे और मस्जिदें भी थीं। फिर इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और दाऊद इब्राहिम जैसे नेटवर्क के जो तार थे वो बार बार आजमगढ़ से ही सामने क्यों आए? इसकी वजह आप समझना है तो किसी एक कारण में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के एक साथ अगर आप देखेंगे जोड़ करके तब समझ पाएंगे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़ से बड़ी संख्या में लोग मुंबई और खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए, जिससे खासकर आजमगढ़ का बाहरी दुनिया से संपर्क और पैसों का प्रभाव बढ़ा। एक वक्त था जब आजमगढ़ के एक बैंक की ब्रांच में खाड़ी देशों से आने वाली एक महीने की जो कमाई का पैसा था उसकी टोटल वैल्यू 25 करोड़ रुपए थी। बहुत गरीब इलाका है आजमगढ़, वहां 25 रुपए लोग एक वक्त पर कमाना बहुत बड़ी बात समझते थे। एक महीने में उस पूरे इलाके की कमाई 25 करोड़ रुपए थी गल्फ देशों से। इसी दौर में यहां मजहबी संस्थानों और मदरसों की संख्या भी तेजी से बढ़ी थी, जिससे सिमी जैसे जो संगठन थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना पा रहे थे। संजरपुर, सराय मीर, बीनापारा और आसपास के कुछ इलाकों में रिश्तेदारी, लोकल पहचान और आइडियोलॉजिकल नेटवर्क जो तैयार हुआ था वो एक कॉकस बना।
जिससे कट्टरपंथी संगठनों के लिए भर्ती और सुरक्षित ठिकाने तैयार करना आसान हुआ। बाद में जांच एजेंसियों ने जिन कई आतंकवादी मामलों में पड़ताल की, उनमें पाया कि आतंकवादी संगठनों को यहां से ऐसे युवा मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिन्हें ऑलरेडी मदरसों में इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया गया है कि वो एक दूसरे से जुड़ना, नेटवर्क के भीतर उन्हें बना करके, सीक्रेट बना करके रखना, एक एसेट के तौर पर, स्लीपर सेल के तौर पर डेवलप करके रखना आसान है। इसीलिए आजमगढ़ को केवल एक हम स्थान के तौर पर, एक मैप पे बना हुआ नक्शे के तौर पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि हमें इसके पूरे इस नेटवर्क के संगम को बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से पिछले कुछ दशकों में इसने इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के लिए एक नर्सरी के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सरकार बहुत सतर्क है, सरकार उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अभी भी फ्रीक्वेंटली वहां से वो उस माइंडसेट से जुड़े हुए लोग, कोई पाकिस्तानी मॉड्यूल के लिए काम करता हुआ, कोई रिक्रूटमेंट करता हुआ, कोई सोशल मीडिया पर उस आतंकवादी विचारधारा को, जिहादी मानसिकता को फैलाता हुआ आपको दिख जाएगा। और ये सब कुछ आजमगढ़ के सिर्फ 20% मुसलमानों के बीच में और 4-6 गांवों के बीच में होता है, जिससे पूरे आजमगढ़ की पहचान भी खराब होती है। तो ये चीज उन तमाम लोगों से के लिए भी अपील के तौर पर भी है जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो तमाम लोग भी इस चीज को समझें, आसपास के रहने वाले लोग जो समझें, जो इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं, उनके लिए भी गंभीरता से समझने का विषय है कि इस तरह की मानसिकता को अगर पल्लवित पुष्पित करने दिया जाएगा तो इससे पूरे इलाके की छवि का नुकसान होता है। खैर, हमने कोशिश करी कि आपको बता सकें कि किस तरह से आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर डेवलप किया गया। आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।